आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश ने पूरे गांव की रफ्तार थाम दी थी। कच्चे रास्तों पर कीचड़ भर चुका था। लोग बिना किसी जरूरी काम के घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। इसी गांव के बाहर सड़क किनारे एक छोटा सा मटन बिरयानी का ढाबा था। कभी इस ढाबे पर ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगती थीं, लेकिन आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। ढाबे के बाहर टिन की छत पर गिरती बारिश की बूंदें एक अजीब सी उदासी पैदा कर रही थी। ढाबे के अंदर लगभग 25 साल का एक नौजवान बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर उम्मीद भी थी और चिंता भी। उसका नाम अर्जुन था। ये ढाबा उसके पिता लखन ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही बारिश ने उनका कारोबार लगभग ठप कर दिया था। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आया। अर्जुन ने घड़ी की तरफ देखा, तभी दूर से एक आदमी छाता लेकर उसकी तरफ आता दिखाई दिया। सामने खड़े ग्राहक ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे भाई, आज भी ढाबा खोला है? इतनी तेज बारिश में कौन आएगा खाना खाने? लड़का हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या करूं भैया, अगर ढाबा नहीं खोलूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। चलो फिर एक काम करो भैया, एक प्लेट मटन बिरयानी और 2 चिकन तंदूरी लगा दो। जी अभी लाया भैया। इतना कहकर अर्जुन तेजी से खाना परोसने लगा। कुछ ही देर में ग्राहक खाना खाकर और बारिश में भीगता हुआ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पूरा ढाबा फिर से सुन्न हो गया। चारों तरफ सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज थी। लड़के ने गहरी सांस ली और धीरे से खुद से बोला, सुबह से शाम होने वाली है और बस एक ही ग्राहक आया, ऐसे कब तक चलेगा। शाम होते होते अर्जुन उदास चेहरा लेकर घर पहुंचा। घर के अंदर उसकी माँ सरस्वती खाना बना रही थी। उसे देखते ही वे बोली, अरे तुम आ गए बेटा। हाँ माँ। आज कुछ कमाई हुई बेटा? अर्जुन चुप रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। लखन सब समझ गया। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, पूरा वक्त हमेशा नहीं रहता। पिताजी, कभी कभी लगता है भगवान हमारी परीक्षा लेते लेते थकते ही नहीं हैं। इतना मायूस मत हो बेटा। अर्जुन की आंखें भर आईं। सरस्वती भी भावुक हो गईं। बेटा तो कुछ दिन के लिए ढाबा बंद क्यों नहीं कर देता? अर्जुन तुरंत बोला, नहीं माँ, जो बची कुची उम्मीद भी छोड़ दूंगा तो फिर बचेगा ही क्या। तीनों चुप हो गए। सिर्फ बाहर बरसती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। रात काफी हो चुकी थी। अर्जुन अपने कमरे में चला गया, लेकिन लखन और सरस्वती अभी भी जाग रहे थे। सरस्वती धीरे से बोली, सुनिए, मुझसे बेटे का दुख ये देखा नहीं जाता जी। लखन ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझसे भी नहीं देखा जाता। फिर उसे आप सच क्यों नहीं बता देते? कौन सा सच? वही 20 साल पुराना वाला सच। लखन का चेहरा अचानक बदल गया। सरस्वती, पागल तो नहीं होगी? मैंने कहा था ना, वो बात फिर कभी मत छेड़ना। वो सच बताने से क्या फायदा होगा? इससे उसका क्या ताल्लुक है सरस्वती? आखिर कब तक आप उसे अपने हक से दूर रखेंगे? हाँ, ये सुनते ही लखन की आंखों में गुस्सा उतर आया। लखन ने जोर से कहा, बस करो सरस्वती, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं नहीं चाहता कि वो इन सब झमेलों में पड़े और वो खुद सच जाने। समझ गई? सरस्वती चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। लखन भी करवट बदलकर लेट गया, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। फिर भी अर्जुन ढाबा खोलने पहुंच गया। वो कुर्सी पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, सुनिए। अर्जुन ने पलटकर देखा। सामने एक बेहद सुंदर लड़की छाता पकड़े खड़ी थी। जी कहिए। क्या मुझे 1 किलो मटन बिरयानी मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। तो जल्दी से 1 किलो पैक कर दीजिए। जी अभी कर देता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। कुछ ही मिनटों में पैकेट तैयार हो गया। अर्जुन बोला, आज आपने सुबह की पहली भूनी कराई है,
इसलिए 10% छूट मेरी तरफ से। अच्छा, इतनी जल्दी दोस्ती कर ली आपने? लड़की हंस पड़ी। अर्जुन थोड़ा शर्मा गया। नहीं नहीं, बस हमारे यहाँ पहली भूनी शुभ मानी जाती है। वैसे मेरा नाम काव्या है, और आपका? जी, मेरा नाम अर्जुन है। अच्छा अर्जुन जी, फिर मिलते हैं। काव्या पैसे देकर चली गई, लेकिन उसके जाते ही अर्जुन के चेहरे पर अनजानी सी मुस्कान आ गई। उसे खुद समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। दिन बीत गया। शाम को अर्जुन ढाबा बंद करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में वही लड़की फिर मिल गई। वो इधर उधर परेशान होकर किसी को ढूंढ रही थी। अर्जुन पास जाकर बोला, सब ठीक है? काव्या घबराई हुई बोली, असल में मैं रास्ता भटक गई थी। अपने पिताजी को ढूंढ रही हूँ, पर रास्ता भटक गई हूँ। अरे, इतने छोटे से गांव में आप रास्ता भटक गईं? अच्छा मजाक था। हम अभी कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आए हैं। वो जमीन देखने निकले थे, अभी तक लौटे नहीं। अच्छा, आप लोग नए हैं क्या? तभी तो, इसीलिए आपको पहले कभी नहीं देखा है यहाँ पे। लेकिन लगता है अब रोज देखेंगे। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में दोनों ऐसे बातें करने लगे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। तभी दूर से एक कड़क आवाज आई। काव्या। दोनों ने मुड़कर देखा। करीब 55 साल का एक रौबदार आदमी उनकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पिताजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? हाँ, काव्या कुछ बोलती उससे पहले अर्जुन बोला, नमस्ते अंकल। लेकिन उस आदमी ने नमस्ते का जवाब तक नहीं दिया। अंकल, हम बस। चुप, अपनी औकात में रहो, समझे? पिताजी, इन्होंने मेरी मदद की है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? फिर उसने अर्जुन की तरफ उंगली दिखाकर कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई मत देना, समझ गए? इतना कहकर वो काव्या का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। अर्जुन काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी। उस रात अर्जुन की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। दीनदयाल की गुस्से भरी बातें। अपनी औकात में रहो। अर्जुन बिस्तर पर बैठा था, तभी लखन उसके कमरे में आया। क्या बात है बेटा, आज बहुत चुप है? अर्जुन हल्की मुस्कान बनाकर बोला, कुछ नहीं पिताजी, बस थक गया हूँ। मुझसे झूठ मत बोल। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। आज एक आदमी मिला था, बहुत अमीर होगा, लेकिन उसके अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं थी। कौन था? नाम तो नहीं पूछा, लेकिन उसकी बेटी का नाम काव्या है। क्या कहा? काव्या? ये सुनते ही लखन का चेहरा एकदम बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसके पिता का नाम पता है? नहीं। लखन ने राहत की सांस ली। बेटा, ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ उसके पिता कुछ छुपा रहे हैं। अगली सुबह बारिश पहले की तरह लगातार हो रही थी। अर्जुन ढाबा खोलकर बैठा ही था कि फिर वही मीठी आवाज सुनाई दी। आज फिर पहली भूनी मेरी। आप फिर आ गई? क्यों? आने की मनाही है क्या? नहीं, लेकिन अगर आपके पिताजी ने देख लिया तो। उनकी चिंता छोड़ो, पहले 2 किलो मटन बिरयानी पैक करो। जी, अभी करता हूँ। एक बात पूछूं अर्जुन जी? जी, पूछिए। तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो क्या? नहीं, बस ग्राहकों के सामने मुस्कुराना पड़ता है। मतलब अंदर से उदास रहते हो। जी, ऐसी कोई बात नहीं है काव्या जी। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट बनाते हो। सच बताऊं, हमने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया है, लेकिन तुम्हारे ढाबे के मटन बिरयानी जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। धन्यवाद जी, ये मेरे पिताजी की सिखाई हुई रेसिपी है। फिर तो एक दिन आपके पिताजी से जरूर मिलूंगी। जी, बिल्कुल मिलिएगा। इतना कहकर काव्या चली गई, लेकिन इस बार अर्जुन देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान हैं? हाँ, परेशान तो हूँ। कल रात अर्जुन से बात हुई थी। वो किसी आदमी की बात कर रहा था।
शायद वो गांव में नया है। तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है लखन जी? अर्जुन ने बताया उसकी बेटी का नाम काव्या है। कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। कमरे में सिर्फ बाहर होती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं लखन जी। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। काव्या हर दिन ढाबे पर आने लगी, कभी मटन खरीदने, कभी सिर्फ अर्जुन से 2 बातें करने। एक दिन ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं था। दोनों बारिश देखते हुए बैठे थे। काव्या बोली, अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो काव्या। अर्जुन, तुम कब मेरे लिए इतने जरूरी बन गए पता ही नहीं चला। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ अर्जुन। काव्या, सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। नहीं अर्जुन, बाबा बस बाहर से इतने सब पीते हैं। मैं बाबा को मना लूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। उधर दीनदयाल अपने आलीशान घर में बैठा था। वो बोला, मैं देख रहा हूँ आजकल काव्या ज्यादा ही कुछ घर से बाहर रहने लगी है। हाँ जी, कह रही थी कि ढाबे पर खाना बहुत अच्छा मिलता है, वहीं खाने चली जाती है। दीनदयाल को काव्या की झूठ की भनक लग रही थी। लगातार बारिश की वजह से अर्जुन की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो कुछ दिन ढाबा नहीं खोल पाया। काव्या उसके ना होने पर बहुत बेचैन हो गई और एक दिन उससे रहा नहीं गया और वो अर्जुन के घर चली गई। नमस्ते आंटी, क्या अर्जुन है? हाँ बेटी, वो कमरे में है। लेकिन तुम कौन? जी माँ जी, मैं अर्जुन की दोस्त हूँ। वो कुछ दिन से अर्जुन ने ढाबा नहीं खोला तो मैं परेशान हो गई थी और उसका हाल पूछने के लिए आ गई। अरे बेटा, आओ अंदर आओ। मौसम की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे जबरदस्ती घर में बिठा के रखा है मैंने। अंदर आओ बेटी। काव्या, तुम? अर्जुन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जानते हो मैं कितनी परेशान हो गई थी। अरे मेरी तबीयत भी ना, और माँ बाबू जी जाने ही नहीं दे रहे थे। चलो अच्छा किया तुमने आराम किया, वरना तबीयत कैसे ठीक होगी। दोनों एक दूसरे से बातों में खोए हुए थे। तभी सरस्वती उन्हें देख रही थी और उनके रिश्ते की गहराई को समझ चुकी थी। रात को जब लखन आए तो सरस्वती ने लखन को पूरी बात बताई। सुनिए जी, आज एक लड़की आई थी, काव्या नाम था उसका। कह रही थी कि दोस्त है अपनी अर्जुन की, लेकिन मुझे तो दोस्त से कुछ ज्यादा ही लगी वो। काव्या, ये वही लड़की है ना जिसके बाप ने अर्जुन की बेइज्जती की थी? ये लड़का भी ना, मैंने कहा था कि उन लोगों से दूर रहे। तुमने उस लड़की से उसके बाप का नाम पूछा? जी नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। असल में मुझे मौका ही नहीं मिला जी। सरस्वती, तुम भी ना नाम पूछ लेती उसका। आखिर जिस बात का डर था वही हो रहा है। अगले दिन अर्जुन ढाबे पर पहुंचा तो काव्या उससे पहले वहां खड़ी थी। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई, अभी तो बिरयानी मिलने में बहुत वक्त लगेगा। फिलहाल तो तुम ही मेरी बिरयानी हो। दोनों हंस पड़े कि तभी पीछे से आवाज आई। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, दोनों ने मुड़कर देखा, पीछे दीनदयाल खड़ा था। पिताजी, पिताजी मेरी बात सुनिए पिताजी। चुप हो जाओ काव्या, तो इसलिए रोज घर से गायब रहती हो तुम? हाँ, वो अर्जुन के पास गया। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, है ना? मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ दीनदयाल जी। चुप कर, तेरी इतनी हिम्मत? आखिर तेरी औकात क्या है? और आखिर एक धोखेबाज की क्या औकात है दीनदयाल? आवाज सुनकर दीनदयाल के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके पैर थरथराने लगे। वो पीछे मुड़ा तो वो लखन खड़ा था। 20 साल बाद मिले हो दीनदयाल, कैसे हो? दीनदयाल का चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे।
पिताजी, आप इन्हें जानते हैं? जानता नहीं बेटा, कभी इसे अपना भाई मानता था। पिताजी, ये सब क्या है? अंकल क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ दीनदयाल, आज भी सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है? दीनदयाल सिर्फ एक ही लफ्ज बोल पाया। लखन चल यार, घर चल के बात करते हैं। लखन ने अर्जुन की तरफ देखा। चलो बेटा। कुछ देर बाद चारों दीनदयाल के घर बैठे थे। कमला पानी लेकर आई। घर का माहौल बिल्कुल शांत था। आखिरकार अर्जुन से रहा नहीं गया। क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिर क्या हो रहा है? आप लोग हमसे क्या छुपा रहे हैं? लखन कुछ बोलता उससे पहले दीनदयाल ने बोलना शुरू किया। आज सच में बताऊंगा। आज से ठीक 20 साल पहले मैं और तुम्हारे पिता इस गांव का सबसे बड़ा ढाबा चलाते थे। अर्जुन और काव्या दोनों एक साथ बोले। क्या? दीनदयाल ने सिर झुका लिया। हाँ, उस ढाबे की पहचान सिर्फ उसका स्वाद नहीं था, उसकी पहचान थी तुम्हारे पिता की बनाई हुई मटन की खास रेसिपी। लोग दूर दूर से सिर्फ वही मटन खाने आते थे। हम दोनों ने मिलकर कसम खाई थी, जो कमाएंगे बराबर बांटेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? दीनदयाल ने कांपती आवाज में कहा। एक बड़े शहर के व्यापारी ने हमारे ढाबे की रेसिपी खरीदने की बात कही। उसने बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया। मैं लालच में अंधा हो गया। मैंने लखन की अलमारी से साझेदारी के सारे पैसे निकाल लिए और उसकी वही गुप्त रेसिपी भी चुरा ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या स्तब्ध रह गई। पिताजी, दीनदयाल की नजरें जमीन पर थीं। और कंपनी को बेच दिया और जो भारी रकम आया उसे लेकर मैं रातों रात गांव छोड़कर भाग गया। नई जगह जाकर वही ढाबा खोला और देखते ही देखते अमीर बन गया। मतलब जो कुछ आपके पास है उसकी शुरुआत मेरे पिता के भरोसे को तोड़कर हुई। दीनदयाल रो पड़ा। काव्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो रोने लगी। पिताजी, आपने मुझे हमेशा ईमानदारी सिखाई और खुद। दीनदयाल ने उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। लखन ने शांत स्वर में कहा। छोड़ो दीनदयाल, अब इन बातों का क्या फायदा। मैं तो बहुत पहले सब भूल चुका हूँ। दीनदयाल तुरंत बोला। नहीं लखन, तुम भूल गए लेकिन भगवान नहीं भूले। तुम जानते हो मेरा बेटा रोहन कैसे मरा था? 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने बहुत पैसे खर्च किए, देश के बड़े बड़े अस्पतालों में ले गया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ मैंने किसी और के घर का सहारा छीना था, इसलिए भगवान ने मेरा सहारा छीन लिया। कमला और काव्या फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन पहली बार दीनदयाल के लिए नफरत और दया दोनों महसूस कर रहा था। तभी दीनदयाल ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन, अगर तुम मुझे सजा देना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। रोहन के बाद वही मेरी आखिरी खुशी है। लखन धीरे से बोला। दीनदयाल, गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन आज पहली बार मुझे अपना पुराना दोस्त दिखाई दिया है। दीनदयाल फूट पड़ा। मुझे माफ कर दो लखन, मैंने दोस्त नहीं अपने भाई को धोखा दिया था। दिन बीतते गए। आखिरकार लगातार कई महीनों से बरस रहे बादल छट गए। आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गांव को नई उम्मीद दे रही थी। खेत फिर से हरे भरे दिखाई देने लगे। पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। बारिश के बाद जैसे पूरे गांव में खुशियां लौट आई थीं। लेकिन अगर किसी के आंगन में अब भी सन्नाटा था, तो वो था अर्जुन और काव्या का। एक तरफ अर्जुन जो अपने पिता की इज्जत के लिए अपने प्यार का गला घोट चुका था, दूसरी तरफ काव्या जो अपने पिता की गलती की सजा खुद भुगत रही थी। दोनों की आंखों से मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। एक सुबह लखन अपने आंगन में चारपाई पर बैठा चाय पी रहा था। तभी बाहर से किसी ने आवाज दी। लखन। लखन ने दरवाजे की तरफ देखा। सामने दीनदयाल खड़ा था, उसके साथ उसकी पत्नी और काव्या भी थी। लखन, अर्जुन, मैं आज तुम लोगों को एक अमानत सौंपने आया हूँ। मैं अपनी बेटी काव्या के लिए अर्जुन का साथ मांगने आया हूँ।
अर्जुन और सरस्वती दोनों हैरान रह गए। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। लखन कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, दीनदयाल, ये क्या कह रहे हो? दीनदयाल ने गहरी सांस ली। हाँ यार, ऊपर वाले ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। जिस दौलत पर मुझे घमंड था, उसी दौलत में मुझे चैन से जीने नहीं दिया। जिस दोस्त का हक छीनकर मैं अमीर बना, उसी दोस्त के सामने आज सिर झुकाकर खड़ा हूं। लखन, मैंने एक वक्त इस घर से सब कुछ छीना था। तेरा भरोसा, तेरी मेहनत, तेरा हक और तेरे चेहरे की मुस्कान भी। लेकिन आज मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंपने आया हूं। बेटा अर्जुन, कुदरत का इंतकाम भी कितना अजीब होता है। मैंने 20 साल पहले एक बाप से उसका सहारा छीन लिया था। आज वही कुदरत मेरी बेटी की खुशियां उसी बाप के बेटे के हाथों में सौंप रही है। बेटी काव्या, आज पहली बार मैंने सही फैसला किया है। अगर हो सके तो अपने इस गुनहगार बाप को माफ कर देना। पिताजी। लखन आगे आया। उसने दीनदयाल को गले लगाते हुए कहा, देर से ही सही, लेकिन मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया है। चारों तरफ सिर्फ आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में इस बार दर्द नहीं, रिश्तों के फिर से जुड़ जाने की खुशी थी। अगर आपको भी लगता है कि रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि भरोसे और प्यार से बनते हैं, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।